जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और इंसाफ। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब ख्वाजा कैसर भट्ट साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी हैं और आने वाला इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, भट्ट साहब आपसे थोड़े से सवालात जो हैं वो इस प्रोग्राम में पूछे जाएंगे। उसमें सबसे पहला सवाल जो है आपसे ये है कि आपने जो आपकी पैदाइश कहाँ की है और आपने जो इब्तदाई तालीम है वो कहाँ से हासिल की, उसके बाद लॉ की जो डिग्री है वो कहाँ से हासिल की? सर, मैं 15 मई 1974 में मुल्तान में ही पैदा हुआ। हमारे वालिदैन जो थे बुज़ुर्ग, वो 1947 में माइग्रेट होकर अमृतसर और कश्मीर से आए थे। गवर्नमेंट इस्लामी हाई स्कूल हरम गेट से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज बोसर रोड मुल्तान में मैंने बीए किया इकोनॉमिक्स के साथ, और फिर मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो था, उस वक्त चूँकि बैन था, नौकरीज़ नहीं थी, तो मेरे भाई और वालिद साहब की भी ख्वाहिश थी कि मुझे ना वकील बनना है। तो मेरे अंदर भी एक जज्बा था वो किस हवाले से कि जो माशरे में फैली हुई चीज़ें जुल्म देखते थे, तो देखते थे कि वकील का बड़ा मकाम है, उसमें बड़े नामवर वकला साहबान थे। तो मेरा शुरू से दिल करता था कि मैं फ़ौजदारी वकील बनूं, क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करूं। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी कॉलोनी लॉ कॉलेज में 95 के और 98 के सेशन में लिया, और फिर इस तरह 29 सितंबर 99 में मैं पंजाब बार कौंसिल में बतौर एडवोकेट इनरोल्ड हुआ, और 2001 में मुझे हाई कोर्ट का लाइसेंस मिला, और 2016 में फिर मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बन गया। जी माशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि आप वकालत में जब आए तो आपके पास स्टार्टिंग में जो हालात थे, जो मामलात थे, आपने कौन से मतलब इंटरेस्ट रखा, फौजदारी में, सिविल में, ये कौन सी ऐसी चीज़ों में, और आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? मैं सबसे पहले तो मैं मसूद भट्ट साहब थे, मेरे कज़न भी थे, मेरे उस्ताद भी थे। उनके उस्ताद थे चौधरी परवेज़ आफ्ताब साहब। तो फौजदारी जो है वो मैंने उनके साथ सीखा। फिर मैंने उस वक्त सिविल प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा थी मुल्तान में, क्लाइंटेज के हवाले से भी, केसेस के हवाले से। तो मेरे उस्ताद मोहतरम थे मलक हनीफ राई साहब, मरहूम मलक फैज़ुल्लाह कराई साहब, उनके बेटे भी थे हमारे उस्ताद। तो मैं उनके पास रहा, और हाई कोर्ट में आके फिर मैंने कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब को भी कुछ अर्सा जो है काफ़ी उनसे मामलत हासिल की। वैसे तो इस कचहरी के तमाम सीनियर वकला को मैं अपना उस्ताद कहता हूँ, क्योंकि हर मौके पर, हर जगह ना सिर्फ उन्होंने मुझे गाइड किया, बल्कि रियाज खान बाबर साहब हमारे उस्ताद थे, अबीउल्लाह नाहंग साहब, नज़ीर अहमद मरहूम साहब, मोहम्मद अली गिलानी साहब, तो ये सब जो थे ये मेरे उस्ताद। हमेशा इन्होंने मेरी रहनुमाई की और मुझे आगे इस फील्ड में आगे लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। माशाल्लाह। अच्छा, इसमें ख्वाजा साहब एक और सवाल है कि सियासत में आने की तरगीब आपको कहाँ से मिली? वकला सियासत जो है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं यहाँ एक अच्छा फौजदारी वकील बनने आया था, तो मेरे उस्ताद और मेरे जो एसोसिएट थे उन्होंने मुझे जो है, कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब ने मुझे इस तरफ जो है, वो मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी रहे, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे, हाई कोर्ट बार के भी प्रेसिडेंट रहे। तो उन्होंने मुझे जो है पंजाब बार कौंसिल के लिए, तो मेरे माशाल्लाह एसोसिएट्स जो थे वो काफ़ी माशाल्लाह तादाद में हैं, और वो मेरी कंपेन भी वही ज़्यादातर करते हैं, मैं तो उनके साथ थोड़ा सा हिस्सा बटाता हूँ। तो वो उसी वाले से फिर मुझे 2014 में मैंने फ़र्स्ट इलेक्शन 22 नवंबर को हमने पंजाब बार कौंसिल का जीता। फिर उसके बाद मेरे उस्ताद का था, नहीं आपने फिर कंटेस्ट करना है, तो मैंने अपने बच्चों के, अपने उस्तादों की बात को माना। फिर मैं 2020 में फिर बन गया। अब 2025 में भी मैं इलेक्शन थोड़ा सा नहीं, बल्कि काफ़ी हद तक मैं नहीं लड़ना चाहता, मेरी प्रैक्टिस जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन फिर मुझे अपने बुज़ुर्गों के और बच्चों की ख्वाहिश के आगे फिर अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, फिर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर फरमाएंगे, अल्लाह ताला रहम करेगा इंशाल्लाह। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो पाकिस्तान का मौजूदा अदालती निज़ाम है, आप इसको कैसा देख रहे हैं, और इसमें कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो हमें उठाने चाहिए और उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, और आने वाले 10 सालों में आप जो है पाकिस्तान का अदालती निज़ाम को कैसा पाते हैं कि किस हद तक मतलब यह है बेहतरी हो जाएगी? देखिए, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कभी भी इतना नहीं रहा जितना हम उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। अदालती निज़ाम एक अच्छा निज़ाम है पाकिस्तान का, अगरचे उस हवाले से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि उसमें हमारे पास आबादी जो थी, पॉपुलेशन,
वो बहुत बढ़ गई, केसेस की तादाद बहुत बढ़ गई। क्रिमिनल साइट्स पर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो पुलिस स्टेशंस बन गए, डिस्ट्रिक्ट्स बन गए, लेकिन हम उस तादाद में उस हवाले से ना ही हमने जजेस की तादाद में इजाफा किया और ना ही उस हमले के हवाले से किया। देखिए कई साल पहले से हाई कोर्ट लाहौर में 60 एलिवेशंस की पोस्ट मौजूद हैं। इस टाइम अब जो है मैक्सिमम 44 हैं। अब उसके अलावा 16 वो हैं, लेकिन हमारी जो है उसके अंदर जितने केसेस हैं मिनिमम 100 जजेस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में होने चाहिए। 4 बेंचेस हैं, मेन प्रिंसिपल सीट है। मुल्तान में तकरीबन 2 से 2.5 डिवीज़न्स का एरिया आता है, उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जजेस की तादाद बहुत कम है। बामुश्किल 6 से 7 जजेस होते हैं। अब वो बताइए ना वो सिविल केसेस पूरे सुन सकते हैं ना क्रिमिनल केसेस, लेकिन इवन दैन लॉस्टली हमारे जजेस का जो डेली की एवरेज डिसाइडिंग केसेस की रही है वो 100 से 200 तक जाती है। ये एक ह्यूमन पर्सनस के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हैं। अब बार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इस बार में स्ट्रेस आता है कि उनका डिमांड आती है कि आप जजेस की तादाद में इजाफा करें। वो जजेस की तादाद में इजाफा हो जाता है सिविल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स में। हमारे ट्रिब्यूनल्स का वर्क भी है, स्पेशल कोर्ट्स भी हैं। अब उस हवाले से हाई कोर्ट मुल्तान में 12 जजेस की 60 में से, लेकिन मेरी सबमिशन है कि कम से कम मुल्तान हाई कोर्ट में 20 से 25 जजेस होंगे तो डिस्पोजल होगी। हमारे देखें रिट जुरिसडिक्शन है, सिविल जुरिसडिक्शन है, क्रिमिनल जुरिसडिक्शन के साथ स्पेशल कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन है। कंपनी लॉ टैक्सेस के केसेस समाअत नहीं होते, फिर भी एक बड़ा अच्छा सिस्टम होता है कि हर कुछ अरसे के बाद स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं और केसेस के डिस्पोजल पर वो होता है। उस पर भी कोई लोग सवालात उठा देते हैं, लेकिन लोगों को इंसाफ होनी चाहिए, उसके लिए जजेस की तादाद में इजाफा ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है, जो सिविल मैटर्स होते हैं उसमें देखा जाता है कि आम रूटीन में कि एक नस्ल अगर केस दायर करे तो उसके आने वाली 2-3 नस्लों के बाद जाके फैसला होता है। इसमें कौन सी ऐसी इस्लाह लानी चाहिए जो ख़ास तौर पर सिविल मैटर हैं, लोगों को उनके हकूक़ जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल मिल सकें? देखिए जी, सिविल लॉ में सबसे पहले हमारी जो बेसिक जुरिसडिक्शन है वो सिविल जजेस की है। सिविल जजेस आ रहे हैं 2 साल के बाद। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो किसी न किसी जो है वो एकेडमी का हिस्सा बनते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं आ रहे। एक बड़ी चीज़ है, बार कौंसिल की डिमांड है कि 5 से 10 साल जो वकील प्रैक्टिस करे उसको आप सिविल जज के लिए एलिजिबल कंसिडर करें। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर आप एलिजिबल कंसिडरेशन में कैसे करेंगे? आप उसके सिविल कोर्ट्स में किए हुए केसेस कंडक्ट की फाइल्स देखेंगे वो क्या कर सकता है। अगर एक वो केस सिर्फ इंटरव्यू में देता है, टेस्ट में कामयाब होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। लाहौर में, अब मुल्तान में भी काफ़ी चीज़ें आ गई, रावलपिंडी में भी आ गई, अकेडमीज काम कर रही हैं। अकेडमीज पास करवा रही हैं सिविल जजेस को, सिविल जज नहीं बना रही। इसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रैक्टिकल प्रोसेस में आए। देखिए, हाई कोर्ट के जज आते हैं, वो केस पढ़ते हैं, फ़ौरन फैसला करवा देते हैं। सिविल जज को बताना पड़ता है कि ये दावा है, ये जवाब दावा है, इसके कंटेंट्स क्या हैं, लॉ पर उसकी कमांड नहीं है। उसकी सिर्फ उस हद तक कमांड है जो वो खुद यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आ रहा है, लॉ की डिग्री लेकर आ रहा है, या जो उसने अकेडमी में पढ़ा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए हवाले से बार कौंसिल्स के बड़ी देर से डिमांड है। कभी 10 साल की डिमांड होती है, वो मुख्तलिफ बार कौंसिल्स, कभी 5 साल। लेकिन हमारा एक बेसिक डिमांड है बीइंग बार कौंसिल मेंबर कि आप सिविल जज उसको लें जिसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। दावा पड़ेगा, उसे पता है कि मैंने ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत ये दावा खारिज करना। वो सारा प्रोसेस करने के बाद दावे को खारिज नहीं करेगा, जिससे बहुत ज़्यादा ऐसी केसेस की तादाद बढ़ चुकी है जो इलिमिनी डिसमिस हो सकते हैं या अर्ली डिस्पोजल हो सकती है। तो सिविल जजेस में आपने उनको जो किया है उस हवाले से बार कौंसिल्स का एक बड़ा पुराना मुतालबा है जिसको अभी तक कंसिडर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और इसमें चीज़ है कि पाकिस्तान आइन में ऐसी कौन सी शिक है जो आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? 1973 का जो आइन है उसमें कौन सी ऐसी शिक है जो आपके सामने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस पर मतलब ये है कि मज़ीद जो है कानून साजी करनी चाहिए और मज़ीद जो है इस्लाहात लानी चाहिए? देखिए जी, पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मदर ऑफ द लॉ है, उसके हवाले से उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। बीइंग एडवोकेट,
मेरी एक है कि आर्टिकल 199 पाकिस्तान के लोगों के लिए एक ऐसी जुरिस्डिक्शन है जिसको हम रिट जुरिस्डिक्शन कहते हैं, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वो प्रिकोर कर रहा है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के सिटीजन के पास राइट्स हैं जो उनको दूसरी चीज़ों से मुमताज़ करते हैं या उनका डिफरेंस करते हैं। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को करता है, हिट करता है, तो आप उसको लॉ को भी ख़त्म कर सकते हैं, यानी उसको चाहे जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ले जाए या 199 में। लेकिन बेसिक है आपके फंडामेंटल राइट्स। देखिए, लैब लॉ बना, लैब लॉ में बहुत सी राइट्स आपको, लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 कहते हैं कि बेसिक है। अब वो आर्टिकल 9 और 10 को डिस्कस किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असफर यारवली केस में PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट में उसको डिस्कस किया कि इसमें जाके उन्होंने नैब के अगेंस्ट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन में बेल ग्रांट फरमाई। आज भी हमारे देखें लॉस बन रहे हैं। एक बहुत बड़ा हमारा बार कौंसिल का भी ये एक मुतालबा रहता है कि आप ऐसे लॉज ना बनाया करें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हिट करें। आजकल चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैटर्स हों चाहे अवाम के हों, आजकल जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने की कोशिश की जाती है। तो रेमेडी क्या है एक वकील के पास या पाकिस्तान के सिटीज़न के पास? वो है आर्टिकल 199। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन बहुत महदूद मैटर्स में है। हमने हर केस सुप्रीम कोर्ट में दायर करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी अदालत जो लोगों के लिए है वो है हाई कोर्ट, जहाँ आप छोटी सी छोटी फ़ीस के साथ, कोर्ट फीस के साथ केस फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की केसेस में बहुत मुश्किल हो गई है, 100 मोटो केसेस बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में रश ऑफ केसेस की वजह से जो बहुत ज़्यादा अहम नौयत के केसेस हैं वो समाप्त नहीं हो पाते। मैं समझता हूँ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद लोगों की अपीलें, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट में जो अपील्स कंडक्ट हो रही हैं उसमें अगर किसी को 25 साल सज़ा है तो वो 20-22 साल गुजार चुका है। ये डिले इनजस्टिस है, उसको आपने उसको देखना है। तो ये 199 की जुरिस्डिक्शन मुझे हमेशा से अपील करती है कि इसमें हम लोगों के राइट्स को हाई कोर्ट से जाके ना सिर्फ उसका दरवाज़ा खटकाते हैं सुप्रीम हाई कोर्ट का, बल्कि वहाँ से रिलीफ भी लेते हैं, चाहे वो हैबियस कार्पस हो, सेश्योरी हो, चाहे मैंडामस हो, लेकिन हम फंडामेंटल राइट्स के हवाले से वहाँ से बहुत कुछ हासिल करते हैं। जी नाजरीन, अब हम थोड़ी सी लेते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा कैसर भट्ट साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अब इनसे मज़ीद जो है सवालात किए जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और सवाल है ख्वाजा साहब कि जब कचहरी बचाओ तहरीक में आपको बहुत ज़्यादा सरगर्म देखा गया कि जब कचहरी को यहाँ से दूर तकरीबन 15 किलोमीटर या 12 किलोमीटर दूर, शहर से दूर जाके लगा दिया गया, तो आपको देखा गया कि आपने उसमें जेल भी काटी, उसमें आप थाने में भी गए, उसके बाद जो है आपने एक खुले आसमान में भी वक्त गुजारा। तो उस वक्त आपके माइंड में क्या था, माइंड सेट क्या था कि आप इसको कर सकते हैं? आप किस तरह आपका टाइम गुजरा? कैसे, पहला थोड़ा सा आपके सवाल को ज़रा क्लियर कर दूं जी कि मैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे ऊपर कभी कोई पर्चा नहीं हुआ और मैं कभी थाने नहीं हूँ। मैं इस मामले में हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का लवर्स भी हूँ, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का, कि वो कभी भी ऐसी उन्होंने वकला में पाकिस्तान बनाया लेकिन ऐसी किसी मूवमेंट, किसी एक्ट में नहीं आए कि उनको कोई पकड़ सके। तो मैं हमेशा इस मामले में, लेकिन मेरी एक राय उनके साथ अटैच है कि आप जब खड़े हों और आगे वाले को पता हो कि ये अपने प्रिंसिपल्स पर खड़ा है तो फिर वो पाकिस्तान बनता है। ये एक ऐसा सिलसिला था जब ये कचहरी हमारी रातों रात चली गई, तो मैं जब सुबह आया तो मैंने देखा कि कचहरी के सारे वकील बड़े परेशान थे। तो मैं भी परेशान था कि भाई अब हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, अदालतें तो बहुत अच्छी बना दी गई, वकला कहाँ होंगे, लिटिगेंट्स कहाँ होंगे। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे अदालती मामले में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लिटिगेंट्स और लॉयर।
हम दोनों के लिए कोई जगह नहीं थी। तो वो जब मामला हुआ, हम वहाँ पर जाते थे, बड़े परेशान थे। अल्लाह करना ऐसा हुआ कि एक बार बारिश हो गई और वकला के लिए कोई जगह नहीं थी। बाहर बैठे हुए थे देहात ज़मीन पे, एग्रीकल्चर लैंड में, उसमें बैठते थे, वहीं नमाज़ पढ़ते थे, वज़ू करने की जगह भी नहीं थी। तो फिर जब ये मामला शुरू हुआ तो मेरे ज़हन में एक बात थी कि जब किसी आप अच्छे इरादा के लिए कर लें कि गोल करना है, हासिल करना है एम को, तो फिर आपने अफिम होकर बैठना है, फिर अल्लाह ताला की मदद आती है। जब हम तीसरे दिन वहाँ बैठे तो सैटरडे था और लोग कहते थे कि वकील तो इतवार को नहीं होंगे। तो पता नहीं अल्लाह ताला ने कैसे मेरे ज़हन में ये बात डाली कि मैंने वहीं 3-4 बजे शाम के टाइम मैंने दोस्तों से मशावरत की और हमने कहा हम इतवार का जो डे है ना, इसको फैमिली डे डिक्लेयर करेंगे और सब अपनी फैमिलीज़ को लेकर आएंगे। मैं वहाँ से उठा, अपने माजी मोहम्मद अली भट्ट के साथ गाड़ी में गया और मैं अपने तीनों बच्चे जो थे, जो स्कूल गोइंग थे, मैं उनको लेकर आया। 2 बेटियाँ थी, 1 बेटा था। तो मैंने वहाँ पर उनको बिठाया धरने में, कचहरी चौक में, वहीं पर सर्दी के दिन थे, और उनके साथ एक पिक्चर मैंने शेयर की कि हम कल फैमिली डे मनाएंगे और अपने बच्चे लेकर आएंगे। यू कांट बिलीव, काजी साहब आपने भी शायद देखा ज़रूर होगा कि इतवार का दिन हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, उन्होंने कचहरी चौक को इस तरह बात रखा है कि शायद वो आम दिन भी नहीं था। और मुझे सोमवार को बहुत से लोगों ने आकर मुबारकबाद दी, जिसमें कुछ और भी लोग थे। जी ये वकला तहरीक अब जो है ये कचहरी वाली, अब कचहरी वापस आएगी, ये आपके दिन है कि 2 दिन बाद आए या 4 दिन बाद। और आई थिंक 3 या 4 दिन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे मियां साकिब निसार साहब, उन्होंने हमें बुलवा लिया लाहौर रजिस्ट्री में, हम सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में उनसे मिले। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही मसला है तो मैं क्यों ना खुद आकर इसको देख लूँ। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, सर आप ज़रूर आइए, लेकिन आपने हमारी एक रिक्वेस्ट पे ज़रूर कंसिडर करना है कि आपने पहले न्यू जुडिशल कचहरी में जाना है, फिर आप कचहरी में आइए, यहाँ आना है। तो वो सबसे पहले लाहौर से जब निकले, सबसे पहले उन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स का दौरा किया, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आए, फिर वो हाई कोर्ट आके वकला से मिले। और उन्होंने हमसे कोई बात इस हवाले से नहीं की कि आपका मुतालबा क्या है। उन्होंने कहा जी आपका मैं विज़िट कर आया हूँ और इंशाल्लाह हम इसको अच्छा करेंगे। और अगले दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो उस पर एक्शन लिया और कचहरी वापसी का मुतालबा। तो मैं उस वजह कहता था कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में डाली थी कि अगर रात की तारीखी में कचहरी जा सकती है तो दिन के उजाले में आ भी सकती है। तो इंशाल्लाह वो आई। और बहुत से हमारे बुज़ुर्ग थे, अल्लाह बख्शी, जो मोहम्मद साहब जानिया साहब भी थे, जो फ़कीर मोहम्मद साहब भी थे, रियाज खान बाबर साहब, बहुत सारे उस्ताद मोहतरम, शेख फ़हीम साहब थे हमारे, अल्लाह ताला ने सेहत दे। सब लोगों ने वो हमारे साथ दिया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है ख्वाजा साहब कि बहुत सारे नौजवान वकला के लिए आप आइडियल हैं और बहुत सारे वकला, मैं भी आपको आइडियल समझता हूँ, बहुत सारे वकला आपके शागिर्द भी सैकड़ों हैं। तो आपके लिए ऐसे कौन सी शख्सियत है जो आपके लिए आइडियल है, आप समझते हैं कि वो मेरे लिए आइडियल है? वैसे तो मेरे तमाम उस्ताद मेरे लिए आइडियल हैं जी, क्योंकि उन्होंने मेरी इस शख्सियत में यहाँ तक पहुँचने में अपना हिस्सा डाला। लेकिन मैं अपने उस्ताद मलक मोहम्मद हनीफ फराही साहब मरहूम से बहुत इंस्पायर हूँ। बहुत नेक आदमी थे, अल्लाह ताला उन्हें जब फौज में जगह ता फरमाए। उन्होंने मुझे, मैंने जो उनको ऑब्ज़र्व किया, जो वो फ़ीस लोग उनको दे देते थे, जो करते थे, उन्होंने कभी नहीं, केस ले लिया है तो केस के लिए लड़ना है, और बहुत मेहनत से वो लड़ते थे। और वो जब तक हयात रहे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड रहे। तो उनकी इस मैटर्स में फिर वो माशाल्लाह उनका ताल्लुक़ तबलीग जमात से भी था, और वो हर अगस्त में पूरा 1 महीना चिल्ला भी किया करते थे। तो बहुत ज़्यादा मैंने, उन्होंने एक लफ्ज़ है कि मैं हूँ ना, फिल्म भी है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मुझे जब 2001 में मेरा हाई कोर्ट का लाइसेंस आया तो मलक हनीफ फराही साहब मरहूम का मुझे ये फ़िक्र कभी नहीं भूला। तो मैं उन्हें कहा आप सीट बनाएं, तो मैंने कहा सर मैं कैसे बनाऊँ, मेरे पास वो क्लाइंट्स नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा हम हैं ना। तो फिर उन्होंने ना सिर्फ मेरी सीट बनवाई, फिर मुझे अपने जो मेरे साथ वहाँ पर जूनियर्स थे, मलक अब्दुल हकीम कमो साहब, सरदार गुलाम बहादुर डोगर साहब, मार इम्तियाज़ मोहम्मद रईस साहब, ये मुझे बतौर एसोसिएट भी दिए कि आपने इनको साथ अपने रखे। तो ये मैं समझता हूँ कि वो मेरा
उस स्टेज बूस्टअप थी कि मैंने अपना हाई कोर्ट का लाइसेंस और फिर सीट, तो मैं उनकी शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। मैंने 9 बुक्स पीएलजे के लिए लिखी जिसमें मेजर एक्ट और फैमिली लॉस को बहुत ज़्यादा उसको पजीराई मिली। आज भी पीएलजे का 2018 का क्रिमिनल मेजर एक्ट हमने बनाया, फिर मैंने उसको 2020 में बनाया, फिर 21 में, फिर 23 में बनाया, फिर 24 में, अब मैंने 25 का बनाकर पीएलजे को दिया हुआ है, वो प्रिंटिंग प्रोसेस में है। तो मैंने उसमें जब 2018 में था तो उसमें तकरीबन मेरी 20 साल की स्टैंडिंग थी। मैंने अपना तमाम रजिस्टर उसमें कन्वर्ट किया। इस टाइम पीएलजे का क्रिमिनल मेजर एक्ट पाकिस्तान में बिकने वाले तमाम क्रिमिनल मेजर एक्ट्स में बहुत ज़्यादा तादाद में छपता और बिकता है माशाल्लाह। उसकी तादाद तकरीबन 5 से 7 हज़ार सालाना होती है। इसी तरह उस ऐसा एक रीत पड़ी कि हमने उसमें पीएलजे इस टाइम पब्लिशिंग के इदारों में सबसे बड़ा अदारा है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बुक्स छाप रहा है, और उसका एक ही मोटो है, नो प्रॉफिट नो लॉस। हमने जो हमारी कॉस्ट होती है हम उस पर छाप रहे हैं। फिर उसके साथ साथ मैंने बतौर वकील मेरी ख्वाहिश होती थी कि लाइब्रेरी जो है वकला की उसको रिच होना चाहिए। तो मैंने 2018 में अपने दोस्तों को कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद 2021, 23, अब 25, अब हर साल बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल पाबंद है, रूल्स में भी मैंने लिखवा दिया, दोस्तों से मंजूर करवाया कि जो किताब पीएलजे या पंजाब बार छापेगी उसके 2 बुक्स हर बार एसोसिएशंस, हमारे पास तकरीबन 130 बार एसोसिएशन और 4 हाई कोर्ट्स हैं, 135 के करीब तादाद हो चुकी है, तहसील बार, डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार। हम उनको सबको ये बुक्स पंजाब बार कौंसिल अपने एक्सपेंडिचर पर देती। फिर हमने पीएलजे के जो मंथली जर्नल जो हमारे पास होते थे हमने वो भी 10-10 साल के तहसील बार्स को दिए, क्योंकि तहसील बार्स के बाद लाइब्रेरी। एक काम और था हमारे पास, पीएलजे की लॉ साइट थी, हमने उसको फ्री किया स्टूडेंट्स के लिए, ना सिर्फ बार एसोसिएशंस के लिए फ्री है, सेशन जज साहब के पास, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जजेस, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पास मुकम्मल तौर पर पीएलजे लॉ साइट का अपना इंडिपेंडेंट अकाउंट 2018 से है और वो इजी चल रहा है, पूरी बार एसोसिएशन चल रही हैं। और हमारा एक प्रोजेक्ट है, फिलहाल हमें वहाँ पर फ्रांस का इशू आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि पीएलजे लॉ सेट पूरे पाकिस्तान में पूरी जगह जो है वो फ्री हो जाए ताकि लोग उसको एक्सेस करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि ये जो है जाली वकला जो है कचहरी के अंदर और बहुत ज़्यादा तहसील बार्स के अंदर, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिंध की एक जाली डिग्रियां ला के यहाँ पे मतलब लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, तो उनके लिए ऐसे कौन से इकदाम उठाए जाएं कि इनसे सफाया हो जा सके? अगर कोई एफआईआर हो भी जाती है तो उसकी मतलब ये है कि पैरवी नहीं की जाती तो वो छूट जाते हैं। देखिए सर, हमारे पास एक इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है ना वो बड़ा पाकिस्तान में बैड भी है, उसमें नाअहल लोग भी हैं और डिसऑनेस्ट लोग भी हैं जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन पूरे सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। ना मैं जजेस को उसका इल्ज़ाम दूंगा, ना मैं वकील को लिटिगेंट को दूंगा, वो उसका इल्ज़ाम है, क्योंकि सेक्शन 4 CRPC कहता है कि इन्वेस्टिगेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब आप कलेक्शन ऑफ एविडेंस में ही नाअहल और बददियानत लोग होंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तमाम सिस्टम को वो ख़राब कर देते हैं। बावजूद कोशिश के पुलिस आर्डर 2002 में भी आया, हमने पुलिस रूल 134 के बाद उसमें किया, लेकिन फिर भी ये मसला। अब जो हमने वकील के ख़िलाफ़ है हमने FIRs कटवाई। मियाँ साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने 36,000 प्लस वकला की वेरिफिकेशन करवाई डिग्रीज़ की, तो उसमें 660 के करीब वकला की डिग्री जो जाली निकली। काजी साहब, आप यकीन करें बतौर वकील पूरे मान दावे से, पूरे एतमाद से ये दावा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शोबा नहीं है जो अपने ही लोगों को इस प्रोसेस से गुजारे। तमाम जगहों पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर जगह, इवन के पाकिस्तान की बड़ी एक हुई PIA के हवाले से आपको पता है, लेकिन किसी ने उसको वेरीफाई नहीं कराया। आप किसी एक वकील के खिलाफ दरख्वास्त दे दें, अगर आपके पास प्रूफ है तो बार कौंसल उसकी आज खुद वेरिफिकेशन कराएगी, और अगर आप सिंपल एलिगेशन लगाएं तो फिर बार कौंसल का ये है कि आप उसकी वेरिफिकेशन फीस जमा कराएं। हम किसी वकील को बगैर सबूत के नहीं कर सकते।
ये हमारा पंजाब बार कौंसिल का एक सेटल्ड, समझे, तयशुदा हमारा एक मामला है। अगर आपके पास प्रूफ है तो हमने खुद वेरीफाई करा लेना, किसी आप प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। अब उसके लिए देखें, हमारे पास प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के हवाले से पूरे 1973 का एक्ट है। बार कौंसिल में आज तक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट डिफाइन नहीं हुआ था। हमने उसमें तमाम चीज़ें रूल 6.21 पंजाब लीगल प्रैक्टिस बार कौंसिल रूल्स 2023 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में किसी भी, चाहे पाकिस्तान बार कौंसिल के रूल्स हों, चाहे किसी प्रोविंशियल बार कौंसिल के रूल्स हों, कहीं भी नहीं है। फर्स्ट टाइम पंजाब बार कौंसिल को ये है। हमने अपने तमाम 1974 के उसमें एक दो फोरम, हमने 3 और के, पहले एक फोरम था एग्जेक्टिव कमेटी बार एसोसिएशन से रिलेटेड, एक था डिसिप्लिनरी कमेटी एक्ट में, वो थी जो वकला के ख़िलाफ़ शिकायत को। अब हमने बार कौंसिल में आपकी बुक्स लाइब्रेरी की गुम हो जाए, कोई सेक्रेटरी ले जाए, वकील ले जाए, वो लाइब्रेरी सेक्रेटरी को हमने उसको रिस्पॉन्सिबल किया कि यू आर द कस्टोडियन। आपके ख़िलाफ़ पंजाब बार में दरख्वास्त आई कि PLJ कमेटी करे। आपने किसी अहदेदार ने करप्शन किया है, फिनंशियल करप्शन, तो फिनांस कमेटी जो है वो उसको टेकअप कर रही है, और अब तो कई वकला से पैसे भी रिकवर हम करवा रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड हम उसको ले रहे हैं। लेकिन हम वकला की तस्दीक के हवाले से दीगर मामला की वजह से बाज़ दफ़ा उसको ओपन नहीं करते, ये भी एक है। लेकिन तीसरा फोरम बड़ा है एंटी करप्शन कमेटी। आपने कहा वकला के जाली, हमने कहा जी कोई आप वकील कर आप जाली थी, एंटी करप्शन कमेटी उसको बगैर किसी कॉस्ट के उसकी डिग्री वेरीफाई भी कराएगी, उसका लाइसेंस भी सस्पेंड होगा, कैंसिल के लिए हम ट्रिब्यूनल को भी भेजेंगे और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होंगी। अगर चाहे इस FIR जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना कि ये FIR का प्रोसेस नहीं था, हमने एक मीटिंग की प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से, उन्होंने फिर हमने IG पंजाब से उन्होंने कहा जी हम एक DIG को करते हैं इसमें मुकर्रर कि आपके जो केसेस के हवाले से वो उसको परसू करेंगे, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं, वकालत एक शोबा है या खिदमत? वकालत सिर्फ खिदमत का नाम है, शोबा नहीं है। ये शोबा हमने बनाया। वकालत एक अलवकील एक लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ नहीं है, वो एक नाम है। वो हमारे बहुत बड़ा नाम है। उस वकील का जो पर्पज़ है, जो मैं समझ पाया हूँ, वो यही है कि आपने लोगों के दुखों का मदावा करना। जब हम आए थे तो लोग कहते थे इस वकालत के प्रोफेशन में तीनों चीज़ें मिलती हैं, शोहरत भी मिलती है, दौलत भी मिलती है, इज़्ज़त भी मिलती है। मैं समझता हूँ कि वो गलत नहीं कहते थे, दुरुस्त कहते थे, और सबसे बड़ी चीज़ है वो आपकी इज़्ज़त है। जब आप किसी को राइट देकर चलते हैं ना, तो वो जब मुबारकबाद देने आता है ना, तो उसकी आंखों में खुशी नहीं कि आंसू होते हैं। वो खाली स्माइल नहीं देता, वो अपने आंसू भी साथ निकालते हैं कि मैं तो रुल गया सी तो मन बचा लिया। उसका एक ये फिक्रा जो होता है ना एक क्लाइंट का। अब हमारे पास जेलों में ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिनके केसेस नहीं हैं, क्या है, वो सिर्फ माशरे के दुखों का अजाला करना है। हमारे पास ऐसे कई लोग आते हैं, आपने भी मीडिया में पढ़ा होगा कि हाई कोर्ट से आज़ाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट से आज़ाद हुआ, उसका एक ही फिक्र होता था कि मैं बेगुनाह हूँ। तो क्या हुआ, हमारे उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसको किसी न किसी सियासी मकासद या अपनी नाअहली को छुपाने के लिए उसको मुलज़म बना दिया। हौसला पैदा करना पड़ेगा लोगों को। एग्जेक्टिव हमारे पास हैं, आप कहते हैं बहुत बड़ा इंसाफ दे रहे हैं, आप एक IO को ये पावर भी दें, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहे कि ये बंदा बेगुनाह है, ये मुलज़म नहीं है। जब वो कहता है तो वो किसी पैसे के लालच में करता है या किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से करता है। ये माशरे का जो दुख है यहीं से स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में सोच नहीं कोई रहा। अच्छा, इसमें लास्ट आपसे सवाल जो है वो ये है कि नौजवान वकला को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि नौजवान वकला किस तरह, मतलब ये है कि एक अच्छे वकील बन सकते हैं, उनको कौन से स्टेप उठाने चाहिए स्टार्ट से, ताकि वो मायूस ना हो और अपनी फील्ड के अंदर एक कामयाब वकील बन के दिखाएं माशरे में भी? कैसे, यानी कि मैं कई इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो इसी का सवाल का एक जवाब ज़हन मेरा आज तक वो दोबारा निकल नहीं पाया। हदीस शरीफ है, लैसल इंसान इल्ला मा सा, बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करे।
हज़रत कायद मोहम्मद जना ने कहा वर्क वर्क एंड वर्क। सर सैयद अहमद खान साहब ने भी यही बोली। रमा इकबाल बहुत बड़े बैरिस्टर थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में उन जिन जिन लोगों ने मेहनत की वो आगे आए। एक पॉजिटिवनेस तमाम नौजवानों के लिए यही है कि वो मेहनत करें। इस खित्ते के लोगों के लिए पीछे यही है कि हम लोगों को एक बड़ी मैटर में मेहनत करने की तरफ है। इस जहाँ बैठे हुए इस वसीब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी पैदा किए, प्रियाज़म भी पैदा किए, सदर भी पैदा किए। तो वो कैसे थे? वो उनका एक ही कॉमन एलिमेंट था, वो थी मेहनत। उन्होंने अपने शोबे में मेहनत की। नौजवान मेहनत कर रहा है, नौजवान जल्द बहक जाता है, वो ऐसी चीज़ों के पीछे चला जाता है जिसका हासिल नहीं है। शॉर्टकट। मेरी सबमिशंस दोस्तों को मशवरे किया, जैसे आपने बात किया ना, नहीं वकालत शॉर्टकट नहीं है। वकालत मुसलसल मेहनत का नाम है। और हमने किसी भी ऐसे नाम जिनके हम पैरोकार हैं, जिनको हम मानते हैं कि बहुत अच्छे वकील थे, उन सब के पीछे एक ही चीज़ थी कि वो रात तक देर तक मेहनत करते थे। अपने क्लाइंट से फ़ीस लेने के बाद सिर्फ मेहनत करते थे और कुछ नहीं। और हमेशा जो लोग मेहनत करते हैं वो न सिर्फ कामयाब होते हैं बल्कि अल्लाह ताला की मदद भी उनको हासिल होती है। तो नौजवानों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो वो मेहनत करें। एक चीज़ और भी है प्रैक्टिकली, आपने मंथली जर्नल पढ़ने छोड़ दिए। ये जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, फेडरल शेयर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये उस फैक्ट्स के साथ लॉ भी उसमें डिस्कस हो रहा होता है। हमारे बहुत से जजेस बहुत अच्छी जजमेंट्स लिखते हैं, लेकिन लोग हम पढ़ते नहीं हैं। हमने उनको पढ़ना है। जिस दिन हम मंथली जर्नल पढ़ने के आदी हो जाएंगे बेसिक लॉ के साथ, तो यकीन करें हम और मज़ीद आगे जाएंगे। तो नौजवान जो है वो मेहनत करें। अब तो सोशल मीडिया का दौर भी उनके साथ है, वो वहाँ से मदद हासिल करें। बहुत ज़्यादा इस खित्ते के लोगों को, बच्चों को मेहनत करने की ज़रूरत है। वकील के वकालत के शोबे में बहुत ज़्यादा स्कोप है। जी नाजरीन, आज हमारे साथ ख्वाजा कैसर बट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा मेंबर पंजाब बार काउंसिल मौजूद थे और उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बातें की। उन्होंने बताया कि उनका ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा, कहाँ से तालीम हासिल की उन्होंने और लॉ की डिग्री कहाँ से हासिल की, उसके बाद उनको कौन कौन सी मुश्किलात आईं और किस तरह मतलब ये है कि वो एक कामयाब वकील बन के सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। और उन्होंने ये भी बताया कि अदालती निज़ाम जो है वो किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, आने वाले 10 सालों में किस तरह होता है। नौजवान वकला को भी उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे पैगाम दिए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मिलेंगे। शुक्रिया।